नमस्कार बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति, यानी कि पहला चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 1.2 हम लोग आज पढ़ेंगे। कल जो है यानी पिछले जो है कि क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है 1.1। पिछले क्लास में आपने जाना कि अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं, पिछले कक्षाओं से ही जानते होंगे, परंतु फिर भी हमने इसको जो है कि एक संक्षेप में मैंने आप लोगों को समझाया था। और आज जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है वो है अपरिमेय संख्या पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो हम अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को पहले बता दें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है ये हम अब पहले जानेंगे। अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। और अपरिमेय संख्या के जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्या, वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं बेटा संख्या रेखा पर जो भी हमारी संख्याएं दिखती हैं, संख्या रेखा पर हमारी कोई भी संख्या दिखती है तो वो हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, और वास्तविक संख्याएं हमारी जो है कि परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, हमारी जो है कि ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, तो परिमेय संख्या होती है हमारी जो है p/q के रूप में, जहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होती है। यानी ये क्या है, ये है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं जो है कितनी, वास्तविक संख्या कितनी होती है बेटा, तो ये जो है कि 2 होती हैं। पहली जो है परिमेय संख्या, परिमेय होती है, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय होती है बेटा। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो परिमेय संख्याएं जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 और भी आगे चल जाती हैं। तो इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या कैसी होती है बेटा, तो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, जहां पर जो है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में क्या कहलाती है, ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। दूसरी बेटा ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं और उन दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होता है। यानी वो दोनों आपस में क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि क्या 4 जो है परिमेय है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि सर 2/3, तो 2/3 भी क्या है, p/q के रूप में है, ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई मान लीजिए अगला कोई व्यक्ति आके कहे कि क्या 15/3 जो है परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन कौन सी परिमेय संख्या है बेटा, तो ये तुल्य परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो है कि इसका अगर हम जो है दोनों का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो 3 निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये 3 × 5 × 1 और ये निकलेगा 3 × 1, यानी कि 1 तो होना ही चाहिए, ये ऑलरेडी है, लेकिन इसके अलावा कोई और अन्य संख्याएं जो है कि आपस में आप उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, ये 3 भी इसका उभयनिष्ठ हो रहा है, इसलिए ये जो है कि परिमेय संख्या नहीं बल्कि कौन सी परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको सबसे पहले कटा देंगे। ये 5 1 यानी क्या आ गया 5, तो 5/1 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन 15/3 अगर लिख दिया जाए बेटा तो वो तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बेटा जो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, और वो जो है किसमें होती है, करणी में होती है। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13, ये सब सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य से। लेकिन दूसरी चीज ये किसमें होनी चाहिए, अंडर रूट में होनी चाहिए। अगर ये अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या और वो अंडर रूट में है तो ये सब क्या है, सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम जो है कि आगे जब सिद्ध करना होगा तो एक कक्षा 10 में हम इसको जो है कि सॉल्व करेंगे कि क्यों अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति ये आती है कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है बेटा, वो दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत और अनावर्ती का मतलब ध्यान सुनिए।
एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है कि अगर अशांत है, और आवर्ती जैसे कि 0.1 2 1 1 2, मान लीजिए 1 2 1 ऐसे करके आ रहा है, 1 2 1 1 2 1 1 2 1, अगर ऐसी जो है कि निकल के आ रही तो हम इसको लास्ट में क्या लिखते हैं, 0.121 के ऊपर बार कर देते हैं। यानी एक ही चीज जो है बार बार निकल के संख्याएं आ रही तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं इसको। आवर्ती का मतलब ये बार बार आ रहा है, लेकिन जब कोई वैल्यू आती है जैसे मान लो 0.1011001100111100, यानी कि क्या है बेटा, यहाँ पे जो है कि 10 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 110 आ गई, फिर यहाँ पर 1110, यानी कि ये क्या अशांत तो है ही, लेकिन क्या है, अनावर्ती है। यानी एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है, बल्कि क्या हो रही है, बदल रही है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था 10, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1100, यहाँ पे क्या आ रहा है और भी अलग चीजें आ रही है, यानी संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, अलग आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो अपरिमेय है, और ये भी जो है कि क्या, कौन अपरिमेय होती है, अशांत एवं अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती संख्या, ये भी क्या होती है आपस में बेटा, ये भी हमारी होती है अपरिमेय। ठीक है, तो आप लोग जो है कि समझे होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझ गए। दूसरी चीज, संख्या रेखा पर जो है प्राकृतिक संख्या भी हमारी होती है, यानी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और जो है कि जो 0 से स्टार्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब जो है धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक में भी हो, शून्य भी हो, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक। और पूर्णांक जो है कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है बेटा, तो जो है कि हमारी पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या आप लोग जो है कक्षा 9 के हिसाब से आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसको जो मेन जो इसकी थ्योरी होती है, जिसको हम जो है सॉल्व करते हैं या प्रमेय के द्वारा इसको जो है कि प्रूफ करते हैं, तो वो सब हम जो है कि कक्षा 10 में इसको प्रूफ करेंगे बेटा। तो चलिए हम लोग जो है कि चलते हैं अपने जो है कि क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान देंगे। पहली चीज कि आज हम आप लोगों को क्वेश्चंस केवल पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, आप लोगों को केवल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो सबसे पहले कि आप लोग ये बुक जो है देखिए, बुक में आप क्वेश्चंस पहले देख लीजिए ध्यान से। ठीक है बेटा, जब बुक में आप क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, यानी पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चंस, क्या है हमारा बेटा, तो पहला क्वेश्चंस क्या है, लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक क्या है बेटा, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, सही है या गलत है। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी बात किसकी कर रहा है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं बेटा कि अगर संख्या रेखा पर कोई जो है कि 1 2 3 4 5 अगर संख्याएं हैं, तो इनके जो है कि ये क्या है, ये हमारी तो परिमेय संख्या हो गई। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी हमारी जो है कि जिसे मान लीजिए 2 के बाद जो है कर्ण में 2 आ जाएगा, सॉरी कर्ण में 2 कह रहे हैं, यानी कि कर्ण में 2 इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो कर्ण में 2 क्या है बेटा, कर्ण में 2 हमारी अपरिमेय संख्या जो संख्या रेखा पर ही है। तो इसका मतलब कि जितने भी अपरिमेय संख्या है वो क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, यानी कह रहा कि सत्य है या असत्य है, तो लिखेंगे सत्य है।
हाँ, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब क्या होता है कि संख्या रेखा पर जितनी भी जो है कि दी गई संख्याएं हैं, प्रत्येक बिंदु करणी में m, क्या लिखा है बेटा कि करणी में m के रूप का होता है, फिर इसका जो है कि अगला क्या कह रहा है, कहना क्या है कि जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। बेटा मेरी जो है लिखावट पे नहीं जाइएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक करणी में m, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, बेटा यहां लिख दो बिंदु करणी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर एक ये संख्या रेखा है हमारी, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, तो कह रहा है करणी में m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बेटा, ये बताइए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं 1 से जो स्टार्ट होती है वो। तो ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि करणी में, अगर करणी में 5 है, करणी में 10 है, करणी में जो है 6 है, करणी में 8 है, इत्यादि अगर संख्याएं हो, तो जैसे देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि करणी में ही जो वैल्यू आएगी, जो भी जो है कि संख्याएं आ रही हैं करणी के अंदर आएगी। अगर मान लीजिए कि ठीक है हमने 1 रखा, 1 रख दिया, 2 रखा, 2 भी रख दिया, 3, लेकिन वास्तविक जो है कि वास्तविक जो संख्याएं हमारी होती हैं बेटा, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मुझे 1/2 रखना है, यहाँ पर मुझे 2/2 रखना, सॉरी यहाँ पे 5/2 रखना है, ठीक है, 5/2 रखना है, 1/2 रखना है, तो ये संख्याएं क्या प्राकृतिक हैं? नहीं, प्राकृत नहीं है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि जो भी हम संख्या यहाँ पर रखेंगे वो प्राकृत होगी। कैसे होगी भाई? सारी संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य है। क्यों? तो क्योंकि जो है कि संख्या रेखा पर जो है कि जितनी भी संख्या होती है सब वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याएं जो भी होती हैं परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है, प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो जितने भी संख्या अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है कि केवल और केवल प्राकृत संख्या कहेंगे। अगर हम इसके अंदर 1/2 लिख दें, तो इसके अंदर हम जो है कि 3/4 लिख दें, तो इसके अंदर हम 9/4 लिख दें, तो वो संख्याएं क्या निकल के, जैसे मान लीजिए कि हम m के जगह पे जो है कि मान लीजिए m के जगह पे हम जो है लिख देते हैं 9/4, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो करणी में अगर हो जाएगा तो ये भी करणी में अगर निकलेगा क्या? 3/2। 3/2 क्या है? प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्या है वे 3/2? 3/2 हमारी क्या है? ये एक जो है कि परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि पहला का क्वेश्चन नंबर 3। पहला का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, बेटा हमारी लिखावट पे नहीं जाइएगा, बातों को सुनिएगा और अपने सामने जो है कि बुक रख लीजिएगा एनसीईआरटी की, हो सके तो। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए बेटा, अभी हमने आप लोगों को बताया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो क्या अभी क्या हमने बताया कि जितने भी हमारे वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय ही होती है? नहीं, परिमेय भी होती है, पूर्ण भी होती है, प्राकृत भी होती है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो जितनी भी वास्तविक संख्या है सब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होती है। गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं, पूर्ण होती हैं, पूर्णांक होती हैं,
आपकी प्राकृत होती हैं, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, कुछ शांत होती हैं, कुछ अशांत होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन का जो है 3 क्वेश्चन थे वो जो है क्या हो गए आपके जो है सॉल्व हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपके दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहला कह रहा है कि क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या वे सभी के सभी अपरिमेय होते हैं? वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं बेटा। यदि नहीं तो, अगर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। मान लीजिए ये कह रहा है कि क्या जो है कि इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अगर नहीं तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल निकालने पर वो परिमेय संख्या निकल के आती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए कि 1 है, 1 का अगर हम जो है कि वर्गमूल निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा, लेकिन 2 का हम निकालेंगे तो क्या निकल गया, ये अपरिमेय निकल के आएगा, है ना बेटा। ये तो ठीक है। तो कह रहा है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं हम कि हमारे धनात्मक पूर्णांक क्या है, 4 है। 4 का हम जब करणी में निकालेंगे, करणी में करके इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 4, और 4 का हम जब रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। लिख देंगे 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब आते हैं हम जो है कि क्वेश्चन नंबर, इसी तरह जैसे कि 4 है, आपका करणी में 9 है, 9 का भी निकालेंगे तो 3 निकल के आएगा। फिर आप जो है कि करणी में मान लीजिए कि आप ले लीजिए 27 ले लीजिए, सॉरी 27 कह रहे हैं, 16 ले लीजिए, 16 भी लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। करणी में अगर 25 ले लेते हैं तो 5 निकल, और ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो है 3/1, 4/1, 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम जो है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए बेटा, इसको हम जो है कि कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 हमारा आ गया, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो बेटा, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जो है कि देखें संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर मान लीजिए कि कोई हम जो है एक संख्या लेंगे, मान लीजिए 0, 1 और ये 2। पाइथागोरस ने जो है कि एक जो है प्रमेय दिया है कि अगर जो है कि कोई मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज हो ये 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री के जो सामने बना होता है उसको कहते हैं कर्ण, जो नीचे होता है उसको कहते हैं आधार, और जो सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं लंब। और पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर। ठीक है बेटा, तो इसी बिहाफ पे हम जो है कि इसको जो है कि आगे करेंगे।
तो सबसे पहला एक काम करेंगे कि इस पे एक जो है कि 90 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से अगर हम जो है 1 यूनिट 2 यूनिट यानी कि ये 0 से 1 फिर 1 से 2 तो टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 2 यूनिट। 2 यूनिट यहाँ ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे कि अपनी जो है कि प्रकार में अपने जो है कि पटरियों जो प्रकार होती है उसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इसमें अपनी दूरी भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये कितनी लंबाई होगी, तो इसकी एक पूरी लंबाई होगी 1 यूनिट, ठीक है, 1 इकाई हो गई, ठीक है, और ये पूरी 2 यूनिट हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, जब हम जो है इसको, जब ये हमारा 2 आ गया, ये हमारा 1 आ गया, तो हम जो है क्या करेंगे, मान लीजिए 0 से स्टार्ट किए तो मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, इसको हम जो है B मान लेते हैं और यहाँ पे हम C मान लेते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यानी AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे बेटा, आधार कितना माने 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर, लंब कितना माने 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी के 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा निकल के आया क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ के केवल कर्ण कर दें तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके ऊपर, यानी 5 के ऊपर 1/2 और 5 के ऊपर अगर घात 1/2 तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा 5, ठीक है बेटा, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो इसकी रूट में इसकी वैल्यू आ गई करणी में 5, ठीक है बेटा। इतना आप लोगों को जो है कि समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारी AC है यही तो जो है कि हमारी करणी में 5 यूनिट आ रही है बेटा, यानी इकाई आ रही है, 5 यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो ये हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा और भी ये अनंत आगे तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रकार लेंगे और प्रकार में यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो है दूरी अपने प्रकार में भरेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे। यहाँ से जितना ये लेंगे उतना यहाँ इतनी दूरी भरेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतनी दूरी यहाँ पे काट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पता चल गया, यहाँ पे मान लीजिए D हो गया। अगर ये A है ये D है तो AD की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, AD की वैल्यू निकल के आ जाएगी करणी में 5, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये भी डिस्टेंस है। जब इसको जो है काटेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो उतना ही, जब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हमारा जो D प्राप्त होता है, तो A से लेकर के D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी करणी में 5 है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता है बेटा तो जो है कि आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए सर ये समझ में नहीं आया। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, आपको एक बार जो है बुक में दिखा देते हैं, उसके बाद आप जो है बुक को पढ़िए, उसके बाद हम बुक का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। जैसे ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए, ठीक है बेटा। एक एक लंबाई वाले OP पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3। यानी ये हमारी क्वेश्चंस हो गए और इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको सॉल्व करने यानी कि आगे लगानी है, ठीक है बेटा। तो हम जो है कि आगे देखते हैं। तो हम नंबर 4 हम देखेंगे। करना कुछ नहीं है बेटा, आपको एक काम करना है कि सबसे पहले एक जो है कि कॉपी लेंगे, कॉपी पे अपने पटरी प्रकार से जो है कि पहले तो जो है कि यहाँ पे एक जो है कि पुट करेंगे, मान लीजिए 0 और यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है, एक डिस्टेंस ले लिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस पे एक 90 डिग्री का जो है कि क्या खींचना है, एक जो है कि लाइन खींचनी है जो 90 डिग्री की हो। कितने डिग्री की हो बेटा,
90 डिग्री की हो, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ लेंगे, यानी यहाँ पे अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा सी। जैसे ये 1 यूनिट है बेटा, तो ये भी 1 यूनिट है, ठीक है, यानी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। यूनिट नहीं लिखते, इकाई लिख देते हैं। 1 इकाई यहाँ से ले लेते हैं, 1 इकाई ये ले लेते हैं। और जब हम इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, कितनी निकल के आती है बेटा, करणी में 2। ठीक है, कैसे देख लीजिए, ए बी प्लस बी सी, यानी ये ए सी है ना बेटा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना माने 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका भी 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2। और जब स्क्वायर रूट हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पे घात 2 है, जब हटता है तो कहाँ चला जाता है, करणी में चला जाता है। 3 रहता अगर इसके घात तो क्यूब रूट में चला जाता, ठीक है ना, यानी कि अभी 2 है तो 2 2 का पेयर बन के अंदर से निकलता है, तो इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2। फिर क्या काम करेंगे बेटा, फिर से वही काम करेंगे, 1 यूनिट, यानी सबसे पहले तो इस पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, इस वाले इसको आप बेस मानेंगे, इस पे 90 डिग्री का खींचेंगे, ठीक है बेटा, 90 डिग्री का खींचा, सेम वही प्रोसेस काम करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये 1 यूनिट है, फिर से 1 यूनिट यहाँ लेंगे, 1 यूनिट यानी 1 इकाई लेंगे, मान लीजिए ये डी पे आ रहा है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, जब ये 1 इकाई आया, ये करणी में 2 आया, तो फिर हम किसका मान निकालेंगे एडी का, क्योंकि अब हम ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये भी त्रिभुज हमारा 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने बना कोण कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया लंब हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एडी की वैल्यू निकालेंगे, यानी एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, होगा ना बेटा। एडी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, यानी ए सी की वैल्यू पता है करणी में 2, तो करणी में 2 का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ए डी का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, करणी में 2 का स्क्वायर का मतलब करणी में 2 गुणे करणी में 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, या ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, करणी में 2, दोनों का पेयर बनेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा 2 और 1, यानी ए डी का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 3। अब स्क्वायर ये हटेगा तो कहाँ चला जाएगा रूट में चला जाएगा, तो ए डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा करणी में 3, तो उसी तरह हम इसकी वैल्यू क्या रख देंगे करणी में 3। फिर से हम इसका क्या करेंगे बेटा, फिर इस पे एक 90 डिग्री का जो है कि एंगल बनाएंगे, और यही एक जो है कि इकाई लेंगे, 1 इकाई ही ऊपर लेंगे और यहाँ काटे करेंगे तो यहाँ ई प्राप्त होगा, फिर इसको इसमें मिलाएंगे हम, ठीक है ना बेटा, फिर मिलाएंगे तो ये करणी में 3, ये 1, तो फिर निकालेंगे तो क्या निकल गया करणी में 5। कैसे, यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ती जाएगी। करणी में 5 है, फिर 1 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 का निकालेंगे, फिर आगे जो है कि बढ़ती इसी तरह चली जाएगी, और ऐसे ही करणी में वैल्यू पुट होती हुई चली जाएगी और एक सर्पिल बनती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो ये कुछ करना नहीं है, इसको लगाना नहीं है, इसको अपनी कॉपी पे इसको क्या करना है करके देखना है कि हमसे हो रहा है कि नहीं, यानी मतलब आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम जो है कि इतना ही करते हैं, और आपका ये जो है कि आपका जो प्रश्नावली है 1.2 आपकी ये प्रश्नावली क्या होती है कंप्लीट होती है। और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करिए, और अब जो भी लोग देख रहे हैं वो अपने मित्रों को जो भी आपके साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी हैं सबको जो है कि आप जो है शेयर करिए, और ताकि उनको भी जो है ये जो हम पढ़ा रहे हैं उनको भी ये अध्ययन के लिए जो है प्रोवाइड हो सके, उनको जो है कि पढ़ने का मौका मिल सके और चीज़ों को समझ सकें आसान से। और आप लोगों का यदि
कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए कि सर और सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम जहाँ तक उम्मीद है कि हम अधिकतम सरल भाषा में ही जो है समझाने का प्रयास किए हैं। परंतु अगर जो है कि नहीं समझ में आ रहा हो तो और हम कोशिश करेंगे कि और भी आसान जो है भाषा में सरल रूप में इसको समझाने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, तो आप आज इतना ही। सबका जो है कि भाई दिल से धन्यवाद, ताकि आप हमारे जो है कि इस चैनल पे आए और हमारे जो है पढ़ाए हुए चीज़ों को आप देखें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।